और देखिए सबसे पहले बड़ी खबर, 2 सीरियाई शहरों पर इजरायली हमले। वल्गा और स्वेदा में इजरायली ड्रोन हमले। कबीलाई लड़ाकों पर किए गए ड्रोन हमले। द्रूज के समर्थन में जंग लड़ रहा है इजरायल। तो सीरिया में इजरायल के हमले जारी हैं। इजरायली सेना सीरिया के बड़े भूभाग पर कब्जा करना चाहती है। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा लापता है। कोई कह रहा है कि इजरायल के ऑपरेशन में अल शरा मारे जा चुके हैं, तो कोई दावा कर रहा है कि वो हमले में बाल बाल बच गए हैं और किसी अज्ञात अंडरग्राउंड ठिकाने में छिपे हुए हैं। तो सवाल यही है कि सीरिया के राष्ट्रपति जीवित हैं या नहीं। अगर वो जिंदा हैं तो कहां और कैसे हैं, हम आपको इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा जिंदा हैं या मारे गए, इस समय दुनिया भर में इसी पर चर्चा हो रही है। अल शरा कैसे हैं, कहां हैं भी या नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। क्या इजराइल के हमले में अल शरा खत्म हो गए या वो बाल बाल बच गए? अगर बच गए तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या अल शरा को हत्या का डर है? क्या नेतन्याहू सेना उनका मर्डर करना चाहती है? इसीलिए अल शरा अंडरग्राउंड है। ये तमाम सवाल तब उठने लगे, ये आशंकाएं तब व्यक्त की जाने लगी जब इजराइल के हमले में सीरिया के 3 मंत्री मारे गए। बताया जा रहा है कि मारे गए मंत्रियों में सीरिया के रक्षा मंत्री मरहाफ अबू कासरा भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में इजरायली सेना ने ठीक वैसे ही ऑपरेशन चलाया जैसा ईरान में चलाया था। जिस तरह इजरायल ने ईरान के कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की थी, उसी तरह अल शरा और उनके मंत्रियों के खात्मे की कोशिश की गई। इजरायल की यह कोशिश कितनी कामयाब रही, इसी पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। अल शरा जीवित हैं या मारे गए, इसे लेकर 1-2 नहीं बल्कि कई दावे किए जा रहे हैं। कई थ्योरी हैं जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सभी थ्योरी क्या हैं, सबसे पहले इसे समझिए। तो अल शरा को लेकर जो थ्योरी सामने आ रही हैं वो क्या हैं, अब इसे जानते हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक अल शरा इजरायल के ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं, लेकिन दूसरी थ्योरी इसके ठीक उलट है। इसके मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति इजरायल के हमले में बाल बाल बच गए। कहा जा रहा है कि अल शरा दमिश्क में ही है और किसी अज्ञात जगह पर छिपे हुए हैं, जबकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अल शरा दमिश्क से भागकर इदलिब में अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन अल शरा से जुड़े सूत्रों का दावा कुछ और है। उनके मुताबिक अल शरा आधी रात विशेष विमान से तुर्की चले गए। हालांकि इन 5 थ्योरी में कौन सा सच है और कौन झूठ, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। अब चूंकि थ्योरी कई हैं, इसलिए अल शरा को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इजरायल के हमले में सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा मारे जा चुके हैं। अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी तो सीरिया में जनजातियों के बीच जंग शुरू हो जाएगी। इसी गृह युद्ध को रोकने के लिए ही उनकी मौत की खबर को छिपाया जा रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अल शरा को मारने के बाद इजरायली सेना सीरिया पर तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, ताकि शरा की मौत का ऐलान करने पर विद्रोह न भड़के और अगर भड़कता भी है तो उसे दबाया जा सके।
लेकिन दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि अल शरा इजराइल के उस सैन्य ऑपरेशन में बाल बाल बच गए जिसमें सीरिया के 3 मंत्री मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा के लिए रक्षक या मसीहा बनकर आए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन। माना जा रहा है कि एर्दोआन को इस्राएली षड्यंत्र की जानकारी पहले ही लग गई थी। यही वजह है कि उन्होंने ऐन वक्त पर अल शरा को बचा लिया। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने बचाया। इजरायल ने 17 जुलाई को की रात ये ऑपरेशन चलाया था। हमले से पहले तुर्की को षड्यंत्र की जानकारी मिल गई। एर्दोआन ने हमले से पहले अल शरा को फोन किया। एर्दोआन ने शरा को इजरायली षड्यंत्र की जानकारी दी। इजरायली हमले से पहले ही अल शरा अंडरग्राउंड हो गए। तो सवाल यह है कि आखिर अल शरा अब कहां हैं और कैसे हैं? आइए इससे जुड़ी रिपोर्ट अब आपको मैं दिखाता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल शरा जीवित हैं और वो दमिश्क में हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि अल शरा अपने गढ़ इदलिब में अंडरग्राउंड है। पर सूत्रों के हवालों से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अल शरा सीरिया छोड़ चुके हैं। अब वो तुर्की में किसी सुरक्षित और अज्ञात जगह पर हैं। सवाल यही है कि आखिर सीरियाई राष्ट्रपति दमिश्क से तुर्की कैसे पहुंचे। अल मायादीन ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि अल शरा अपने परिवार के साथ दमिश्क से अंकारा पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रात 1 बजे सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा विशेष विमान से तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। दमिश्क के कुछ लोगों ने आधी रात सीरिया के एक विमान को उड़ान भरते हुए देखा। माना जा रहा है कि अल शरा और उनका परिवार इसी विमान में था। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की इंटेलिजेंस ने अल शरा और उनके परिवार को अंडरग्राउंड ठिकाने से निकाला। अल शरा और उनके परिवार को सीक्रेट तरीके से दमिश्क एयरपोर्ट पहुंचाया गया। वहां पहले से ही सीरिया का एक विमान तैयार था। यह विमान सीरिया के राष्ट्रपति को लेकर आधी रात ही तुर्की के इस्तांबुल पहुंच गया। अल शरा ने सीरिया इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें डर है कि इजरायली सेना किसी भी वक्त उनकी हत्या कर सकती है। सीरिया में इजरायल के हमले से न सिर्फ तुर्की बल्कि फ्रांस भी भड़क गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि सीरिया में इजरायल ने हमला कर ठीक नहीं किया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इजरायल और सीरिया दोनों को सीज फायर का सम्मान करने की सलाह दी है। दो नेटो देश इजरायल के खिलाफ हुए तो अमेरिका ने हमेशा की तरह खुद को सीरिया युद्ध से अलग कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अल शरा को लेकर बना हुआ है। सवाल यही है कि आखिर वो जिंदा हैं या नहीं। अगर जिंदा हैं तो कहां और कैसे हैं? ये मिस्ट्री है जो आने वाले कुछ ही घंटों में सुलझने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया 13 जुलाई से जंग में झुलस रहा है। 17 जुलाई को सुपर प्राइम टाइम में हमने दर्शकों को बताया था कि सीरिया के अंदर जनजातियों यानी कबीलों की जंग शुरू हो सकती है। इसके कुछ ही घंटों बाद सीरिया में कबीलों की जंग छिड़ गई। स्वेदा से उठी चिंगारी अब उत्तरी और दक्षिणी सीरिया तक फैल चुकी है। स्वेदा की जंग दिखने में त्रिकोण नजर आ रही है, लेकिन इसका असर पूरे अरब में हो सकता है, क्योंकि अरब के कबीलों ने इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ने की कसम खा ली है, जिसकी शुरुआत सीरिया के स्वेदा से शुरू हो चुकी है। देखिए सीरिया की जंग किस दिशा में बढ़ रही है और इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। सवाल यह है कि सीरिया खंड खंड या पूरे अरब में अब फैलने जा रही है सीरिया की जंग। सीरिया के द्रूज ने जिस तरह से इजरायल को सीरिया में जंग लड़ने के लिए आमंत्रित किया है, उससे सीरिया और अरब की दूसरी जनजातियों का गुस्सा उबल पड़ा है।
सीरिया का स्वेदा शहर जंग का केंद्र बन चुका है और सीरिया के अलग अलग इलाकों से अलग अलग कबीलों के लोग स्वेदा में जंग लड़ने पहुंच रहे हैं। द्रूजों के गढ़ स्वेदा के आसपास वाले इलाकों में कबीलों के लोग बारूद बरसा रहे हैं। अब बहुत सी जनजातियों ने दक्षिण सीरिया की ओर कूच कर दिया है, जहां उनका सामना द्रूज लड़ाकों से हो रहा है। स्वेदा में कबीलाई लड़ाके आरपीजी से फायर कर रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये जंग अब द्रूज इजराइल बनाम सीरियाई कबीलों की हो गई है। एक तरफ सीरिया की द्रूज जनजाति है जिसके साथ इजराइल की सेना जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ बेदौइन जनजाति और सीरियाई फौज है। सीरिया के 41 कबीलों ने बेदौइन के साथ देने की कसम खा ली है। इन 41 जनजातियों के संगठन को कबाइले सुन्ना नाम दिया गया है। अब दोनों गुटों की जंग जारी है। कबाइले सुन्ना के लड़ाके 17 जुलाई की रात से जंग में उतर गए हैं। द्रूज जनजाति के घर और दुकानों में आग लगाई जा रही है। स्वेदा के अल माजरा में फिलहाल दोनों गुटों की जंग हो रही है। दूसरी तरफ इजरायली सेना के टैंक और जवान द्रूजों के इलाके स्वेदा में पहुंच रहे हैं। द्रूजों ने मदद के लिए पहुंची इजरायली सेना का स्वागत किया और सीरियाई सरकार के खिलाफ जंग तेज कर दी है। 13 जुलाई से जारी जंग में 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वेदा की जंग में इजरायली सेना के उतरते ही द्रूज जनजाति को बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली हमलों से सीरियाई सेना के लौटते ही द्रूज ने स्वेदा पर कब्जा जमा लिया है। स्वेदा के गवर्नमेंट बिल्डिंग पर द्रूज का झंडा लहरा रहा है, जिसमें इजरायली डेविड स्टार भी नजर आ रहा है। और सीरिया का स्वेदा द्रूज जनजाति का सबसे बड़ा शहर है। बेदौइन जनजाति यहां दूसरे नंबर पर आती है। 13 जुलाई को स्वेदा में द्रूज और बेदौइन की जंग शुरू हुई। बेदौइन जनजाति के साथ सीरिया की सेना ने भी द्रूज के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। इससे द्रूज स्वेदा से हटने के लिए मजबूर हो गए। इजराइल से मदद की अपील की गई और इसके बाद 14 जुलाई की रात से इजराइल ने स्वेदा में सीरियाई सेना के टैंकों पर हमले शुरू कर दिए। द्रूज को इजराइल की मदद मिलने के बाद सीरियाई सेना कमजोर पड़ गई और स्वेदा से लौट गई। इसके साथ ही बेदौइन लड़ाकों को भी पीछे हटना पड़ा। 17 जुलाई का दिन ढलने तक स्वेदा पर द्रूज ने कब्जा जमा लिया और गवर्नरेट की इमारत पर अपना झंडा फहरा दिया। स्वेदा पर द्रूज का कब्जा होते ही सीरिया के 41 कबीलों ने स्वेदा की आजादी की जंग शुरू कर दी है। 41 कबीलों के शेखों ने एक मीटिंग के दौरान जिहाद का ऐलान कर दिया है। कबाइले सुन्ना संगठन के 41 कबीलों ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में स्वेदा को आजाद कराने की कसम खाई गई। 41 कबीलों ने शपथ ली है कि वो तब तक कहवा नहीं पिएंगे जब तक स्वेदा को आजाद ना करा लें और सीरिया का एकीकरण ना कर लें। जिहाद का ऐलान हो चुका है। इसमें वो सभी कबीले शामिल हो गए हैं जो इजराइल और द्रूज जनजाति के खिलाफ हैं। इस जंग की कमान अब अल शरा के संगठन HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के हाथ आ गई है। बशर अल असद का तख्ता पलट करने में HTS की बड़ी भूमिका है। उस वक्त HTS के प्रमुख सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति अहमद अल शरा थे। अब HTS की कमान अजैल जनजाति के शेख को दी गई है। संगठन को तुर्की का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ रूस और चीन ने तुर्की में नया शिया संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया है। इसके लड़ाकों को हथियार सप्लाई किया जा रहा है। अब इन संगठनों के साथ इजराइल और US को जंग लड़नी होगी। सीरिया एक लंबे युद्ध में फंस चुका है जो सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं रहने वाला है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर सीरिया पर ही पड़ेगा। और कबीलों की जंग से सीरिया के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि सत्ता और धन के लालच में कबीले अपने अपने इलाके में अपना शासन स्थापित कर सकते हैं।
इन कबीलों की जंग के कारण सीरिया में लंबा गृह युद्ध चल सकता है। जंग के हालात का फायदा उठाकर इंटरनेशनल पावर्स ISIS जैसे नए संगठन को खड़ा कर सकती हैं। इसके अलावा यह हो सकता है कि सीरिया के बड़े इलाके पर इजराइल कब्जा कर ले। जंग नहीं रुकने की सूरत में लेबनान की तरह सीरिया में भी UN की सेनाएं लगाई जा सकती हैं। नई सरकार के कुछ महीने पूरे होने के बाद ही सीरिया एक नई जंग में उलझ चुका है। इसका प्रायोजक इजराइल को माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल को अपना ग्रेटर इजराइल का मिशन पूरा करना है। इसीलिए ड्रूज रक्षा के नाम पर सीरिया में आंतरिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इजरायली सेना ड्रूजों की मदद के नाम पर स्वेदा में उतर चुकी है और आने वाले लंबे समय तक खतरे का हवाला देते हुए इजराइल सीरिया के इस इलाके में अपना नियंत्रण बनाए रख सकता है। और सीरिया पर हमला करने के पीछे की वजह इजराइल द्रूज जनजाति के लोगों की सुरक्षा बता रहा है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का असली मकसद कुछ और ही है। दरअसल वो द्रूज के बहाने सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। ये ठीक वैसा ही प्लान है जैसा आज से 58 साल पहले इजराइल ने आजमाया था। उस वक्त मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमले किए थे। इस बार अभी सिर्फ सीरिया है, लेकिन आगे ईरान पर भी हमले हो सकते हैं, जबकि लेबनान भी इजराइल के टारगेट पर है। बेंजामिन का ऑपरेशन 1967 है क्या, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। सीरिया में तबाही जारी है। सीरिया के प्रेसिडेंट अल शरा गायब हैं। यानी अब पूरा कंट्रोल किसी भी वक्त इजराइल के हाथ में आ सकता है। पिछले 48 घंटे में इजराइल 200 से ज्यादा हमले कर चुका है। हर एक दिन सीरिया की संपूर्ण तबाही की कहानी कह रहा है। दरअसल इजराइल 1967 के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें उसने इसी तरह हमले किए थे जैसे सीरिया पर अभी किए जा रहे हैं। उस वक्त सीरिया के अलावा मिस्र और जॉर्डन थे। तब युद्ध करके इजराइल ने इन देशों का बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में कुछ हिस्सा वापस कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि इजराइल का इस बार प्लान क्या है। अभी तक जो हमले किए जा रहे हैं उसके पीछे इजराइल 3 वजह बता रहा है। पहली वजह है द्रूज जनजाति के लोगों की सुरक्षा करना। दूसरी वजह है गोलन हाइट्स का विस्तार करना। तीसरी वजह है ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों को तबाह करना। और ये तब मुमकिन होगा जब सीरिया पर इजराइल का कंट्रोल हो जाए। हालांकि इस बात की पूरी आशंका है कि इजराइल के हमलों से बौखलाया ईरान इजराइल पर हमला कर दे। लेकिन इजराइल ने जो प्लान बनाया है उससे सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके ईरान के हमलों को रोकने की तैयारी है। इजराइल ठीक वैसा ही दांव खेल रहा है जैसा उसने 1967 में खेला था। उन्नीस में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। इजराइल और अरब देशों में 6 दिन तक युद्ध चला था। इस टकराव में इजराइल ने अपनी शर्तों पर कुछ हिस्सा वापस कर दिया था। इस युद्ध में मिस्र और जॉर्डन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। मिस्र की एयरफोर्स को इजराइल ने तबाह कर दिया था, जबकि जॉर्डन को बैकफुट पर आना पड़ा था। सीरिया पहले से ही इजराइल के हमलों से थर्रा रहा था। उस वक्त भी अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल के साथ थे। अभी भी बैकडोर से इजराइल की सैन्य मदद की जा रही है।
इजराइल वैसे ही ऑपरेशन सीरिया में चला रहा है। एक बार दक्षिणी सीरिया पर संपूर्ण कब्जा करके गोलन हाइट्स का विस्तार हो जाए, फिर शर्तें लगाकर इजराइल कुछ हिस्सा सीरिया को वापस करके अपनी जीत दर्ज करा सकता है। और इजराइल का ऑपरेशन 1967 समझिए। उस वक्त इजराइल ने मिस्र पर हमला करके गाजा पट्टी उससे छीन ली थी, जिस पर मिस्र ने 1948 से कब्जा किया हुआ था। हालांकि 1993 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण में गाजा पट्टी को शामिल किया था। अभी गाजा पर इजराइल का सीमित नियंत्रण है। इसके अलावा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को भी 1967 में इजराइल ने छीन लिया था। हालांकि बाद में 1979 में मिस्र को लौटा दिया था। इसी तरह वेस्ट बैंक जो 1967 तक जॉर्डन का हिस्सा था, उस पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया था। अभी वेस्ट बैंक पर इजराइल का सीमित नियंत्रण है। वहां अभी फिलिस्तीनी और यहूदी बस्तियां हैं। पूर्वी यरूशलेम एक विवादित स्थल है, जिससे 1967 में इजराइल ने जॉर्डन से छीना था। बाद में यूएन ने इसे विवादित क्षेत्र घोषित किया था, जिसमें से अभी कुछ हिस्सा इजराइल के पास है। गोलन हाइट्स को 1967 में इजराइल ने सीरिया से छीना था। अब सीरिया पर हमले करके इजराइल दक्षिणी सीरिया में गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है। इजराइल के सबसे ज्यादा हमले दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों पर हुए। ये सभी इलाके दक्षिणी सीरिया में पड़ते हैं। इजराइल जिस इलाके पर कब्जा करना चाहता है वो करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल सीरिया का महज 8% है। लेकिन ये हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई का रूट है। इसलिए इजराइल दक्षिणी सीरिया पर पूरा कब्जा करने की तैयारी में है। एक बार कंट्रोल हो गया तो युद्ध विराम के लिए जैसे ही बात होगी, तब इजराइल सीरिया का एक हिस्सा लौटा भी सकता है। हालांकि इजराइल ने संकेतों में अपना प्लान भी बता दिया है। אני מבקש לעדכן אתכם מה עשינו בסוריה ומה נעשה בסוריה. אנחנו קבענו מדיניות ברורה. פירוז המרחב דרומית לדמשק, מהגולן ועד אזור הר הדרוזים. זה קו אחד. הקו השני, שמירה על האחים של האחים שלנו. जिस गोलन हाइट्स को लेकर इतना विवाद है, वो एक वक्त में सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 1967 में इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया। अब इजराइल उससे आगे भी कब्जा करना चाहता है। इजराइल का लेबनान से करीब 80 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जिसमें गोलन हाइट्स को मिला लिया जाए तो करीब 120 किलोमीटर की सरहद लेबनान से लगती है। इजराइल इस हिस्से से आगे बॉर्डर बढ़ाना चाहता है, जिससे सीरिया और लेबनान का बॉर्डर खत्म होकर पूरी तरह से इजराइल में मिल जाए। ऐसा होने से लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों तक पहुंचने वाले हथियार सप्लाई के रूट को तोड़ा जा सकेगा। कम से कम जमीन के रास्ते ईरान से हिजबुल्लाह का संपर्क खत्म हो जाएगा, जबकि बाकी ईरानी प्रॉक्सी के लिए इजराइल गोलन हाइट्स पर मजबूत किलेबंदी कर लेगा। इसके अलावा सीरिया में एयरबेस बनाकर डिफेंस सिस्टम लगाएगा, जहां से ईरान तक हमला करना आसान हो जाएगा। साथ ही यमन तक में हूती ठिकानों पर तबाही मचाई जा सकेगी। इजराइल अपने प्लान को द्रूज जनजाति के नाम पर आगे बढ़ा रहा है, जिससे उस पर सीरिया में दमन का आरोप न लगे, बल्कि वो सुरक्षा के नाम पर सीरिया में अच्छा खासा बेस बना ले। इजराइल 3 चरण में सीरिया के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करेगा। पहला चरण उसने पूरा कर लिया है, अब दूसरे चरण के लिए कभी भी हमला कर सकता है, जबकि तीसरे चरण में वो पूरी तरह से ईरानी प्रॉक्सी का सफाया दक्षिणी सीरिया से कर देगा। तब उसका मिशन पूरा होगा। हालांकि अभी अमेरिका ने इस हमले को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन अगर ईरान इसमें उतरा तो अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा दिख सकता है और वो परिस्थिति अरब में फिर से बारूदी बवंडर ला सकती है। इजराइल का एक और बहुत बड़ा मिशन शुरू होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी फाइनल प्लानिंग अमेरिका में हो रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री वॉशिंगटन में बैठकें कर रहे हैं और माना जा रहा है कि 48 घंटे बाद इजराइल ईरान की जंग का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। इजराइल और अमेरिका दोनों समझ चुके हैं कि जिस मकसद से ईरान में 12 दिनों का ऑपरेशन चलाया गया, वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। ईरान में फिर यूरेनियम संवर्धन की तैयारी है और ईरान अपने परमाणु मिशन को आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि ईरान में संपूर्ण विध्वंस का एक मिशन शुरू हो सकता है। एक बार फिर ऐसी ही तैयारी है।
लेकिन प्लान इससे भी भीषण प्रहार का है। बारह दिनों तक ईरान के खिलाफ चले अभियान से इजराइल संतुष्ट नहीं है और दावा है कि जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इजराइल ने इतना बारूद बरसाया, जिस मिशन को पूरा करने के लिए अमेरिकी बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ और बंकर बस्टर बम बरसाए गए, वो पूरा नहीं हुआ है। मकसद ईरान का न्यूक्लियर मिशन रोकना था, ईरान के सभी परमाणु साइट को नष्ट करना था, लेकिन 12 दिनों के हमले में कामयाबी नहीं मिली। ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। बारह दिन के अभियान में मिशन पूरा नहीं हुआ, यह साबित हो गया है। इसलिए एक बार फिर हमले की तैयारी हो रही है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज अमेरिका के दौरे पर हैं और रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में फाइनल प्लानिंग हो रही है। माना जा रहा है कि 24 घंटे में इजराइल को यूएस का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। इजराइल को एयर डिफेंस की सप्लाई की जा चुकी है। इजराइल ने अमेरिका से और हथियारों की मांग की है। ईरान की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा था कि यूरेनियम भंडार सुरक्षित है और परमाणु मिशन नहीं रुकने वाला है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों की जांच में भी ये बात साबित हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में फोर्डो न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ, लेकिन 2 और परमाणु साइट पर 1 महीने के भीतर काम शुरू हो जाएगा। मोसाद के मुताबिक संवर्धित यूरेनियम इस्फहान में रखा गया है। हालांकि इजराइल की निगरानी की वजह से ईरान में संवर्धन रुक गया है। अब यह मिशन अधूरा क्यों रह गया, यह समझिए। असल में अमेरिका के बॉम्बर्स को ईरान की 6 न्यूक्लियर साइट को टारगेट करना था, लेकिन आखिरी वक्त में ट्रंप ने इस प्लान को बदल दिया और इतने बड़े हमले की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद सिर्फ 3 परमाणु साइट पर हमला किया गया। फोर्डो, इस्फहान और नतांस पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। 2 परमाणु ठिकानों को 1 महीने के भीतर ठीक कर लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता तो ईरान के परमाणु मिशन को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता था, लेकिन इस पे करीब 1 हफ्ते का वक्त लगता। यही बात ट्रंप को मंजूर नहीं हुई। ट्रंप अभियान को लंबे वक्त तक खींचने के खिलाफ थे। ट्रंप ईरान इजराइल में हो रही मौतों को लेकर चिंतित थे। ट्रंप जल्द से जल्द दोनों देशों में युद्ध विराम चाहते थे। ट्रंप को लग रहा था कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान से ऐसी कई तस्वीरें आई जिससे पता चला कि परमाणु ठिकानों की मरम्मत का काम चल रहा है। ट्रंप का गुस्सा इसलिए भी भड़क गया है क्योंकि खामनेई लगातार हमले की धमकी दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर गए। चीन से ईरान को हथियार की सप्लाई हुई। ईरान में चीन से एयर डिफेंस सिस्टम भेजे गए। ईरान से आईएईए की टीम को बाहर कर दिया गया। नेटो के कई देश भी ईरान को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल बार बार ईरान पर फिर से हमले की इजाजत मांग रहा है। माना जा रहा है कि अब अमेरिका भी इस हमले के पक्ष में है। इजराइल में एरो 3 की मिसाइलें भेजी गई हैं। इजराइल के ज्यादातर इलाकों में एयर डिफेंस तैनात है। इजराइल के हथियारों की मांग भी पूरी कर दी गई है। ईरान को इस प्लान की बखूबी जानकारी है, इसलिए ईरान में भी युद्ध की तैयारी चल रही है। ईरान का दावा है कि इस बार इजराइल को गंभीर अंजाम भुगतना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर डिफेंस भेजने का तरीका ढूंढा गया। 12 दिनों के हमले से ईरान को जानकारी मिली। इजराइल अब ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं सकेगा।
चीन ने ईरान को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। चीन से सीक्रेट तरीके से हथियार पहुंचाए गए हैं। ईरान की सेना भी पलटवार के लिए तैयार है। ईरान में सेना की लगातार बैठकें हो रही हैं। IRGC चीफ मोहम्मद पाकपोर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। आर्मी चीफ अमीर हतामी ने तैयारियों के बारे में जानकारी ली। पाकपोर ने कहा, IRGC दुश्मन पर दोबारा हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सवाल है कि इस बार अमेरिका क्या करने वाला है, क्योंकि ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बम से हमले जरूरी है और इसके लिए B-2 बॉम्बर जैसे भारी भरकम विमानों की जरूरत है। अब अमेरिकी सेना खुद इस बार हमले की कमान संभालेगी या फिर इजराइल को बॉम्बर और बम दिए जाएंगे, ये अहम सवाल है। हालांकि मिस्र इस घमासान को रोकने की कोशिश कर रहा है। मिस्र के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। इसके बाद मिस्र के विदेश मंत्री अब्देल लती ने ट्रंप के दूत वेटकॉफ और IAEA चीफ से बात की है। मिस्र ने परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने पर जोर दिया। ईरान IAEA से पक्षपात न करने की अपील कर चुका है, लेकिन वार्ता के लिए फिलहाल ईरान की तरफ से कोई खास पहल नहीं हुई है। और दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह है नेटो का कैलिनिनग्राड मिशन। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर जरूरत हुई तो बाल्टिक सागर से लगे रूसी क्षेत्र कैलिनिनग्राड पर नेटो कब्जा कर सकता है, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति आग बबूला है। उन्होंने अपनी एटमी मिसाइल यार्स को रण क्षेत्र में तैनात कर दिया है। रूस का मैरी एल बेस, जहां पुतिन की सबसे विध्वंसक मिसाइल तैनात है। वो मिसाइल जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु तबाही ला सकती है। इसे दुनिया यार्स के नाम से जानती है। रूसी राष्ट्रपति के आदेश पर मैरी एल बेस से यार्स मिसाइलों की फील्ड पोजीशन बदली जा रही है, जिसकी वजह है रूस का न्यूक्लियर शील्ड एक्टिव करना। रूसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यार्स मिसाइल सिस्टम को नई पोजीशन पर डिप्लॉय किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति के इस आदेश की वजह है कैलिनिनग्राड पर मंडराता खतरा। डर है नेटो रूस के इस क्षेत्र पर कब्जे के इरादे से हमला कर सकता है। इस डर की वजह है यूएस आर्मी के कमांडर जनरल क्रिस डोनाहो की धमकी। उन्होंने एक बयान में कहा, नेटो सेनाएं कैलिनिनग्राड पर कब्जा कर सकती हैं। अगर जरूरत हुई तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जमीन का यह हिस्सा पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस जमीन से समंदर पर कब्जा कर सकते हैं। अमेरिकी कमांडर के इस बयान से व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। इसके जवाब में पुतिन ने एटमी तबाही मचाने में सक्षम यार्स मिसाइल को रणभूमि में भेज दिया है। माना जा रहा है कि अगर नेटो ने रूसी भूमि के इस हिस्से की तरफ कूच किया तो पुतिन यूरोप पर यार्स मिसाइलों से हमला कर देंगे। रूसी सांसद लियोनिद स्लत्स्की ने नेटो और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, कैलिनिनग्राड पर नेटो का हमला विध्वंस लेकर आएगा। हमारी तरफ से इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। हम इसके खिलाफ अपने परमाणु सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल रूस कैलिनिनग्राड में जीपीएस जैमर लगाकर नेटो को उकसा रहा है। सैटेलाइट नेविगेशन बंद होने की वजह से यूरोपीय एयरलाइंस को यहां से गुजरने में काफी दिक्कत होती है।
अब माना जा रहा है कि नेटो और अमेरिका इसी का फायदा उठाकर कैलिनिनग्राद पर हमला कर इस पर कब्जा कर सकते हैं। कैलिनिनग्राद 15,125 वर्ग किलोमीटर में फैला रूसी क्षेत्र है। हालांकि ये रूस के अहम भूभाग से कटा हुआ है। इसके उत्तर में लिथुआनिया और दक्षिण में पोलैंड है। पश्चिम में ये बाल्टिक सागर से लगा हुआ है। यहाँ रूस की बाल्टिक फ्लीट तैनात रहती है। यही वजह है कि रूस के लिए इसका बड़ा रणनीतिक महत्व है। दरअसल रूस अपनी बाल्टिक सी फ्लीट के जरिए नेटो देशों पर नजर रखता है। रूस के दो इलाके बाल्टिक सागर से लगते हैं। पहला कैलिनिनग्राद और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग। कैलिनिनग्राद बंदरगाह सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद नहीं होता। ये 12 महीने चालू रहता है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह में सर्दियों में भारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। यहाँ रूस के आइस ब्रेकर्स को बंदरगाह चालू रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है कि रूस के लिए कैलिनिनग्राद बेहद अहम है। इधर ब्लैक सी में भी कब्जे की जंग छिड़ गई है। रूस ने ब्लैक सी में मौजूद अपने नोवरोसिस्क बंदरगाह पर जबरदस्त नौसैनिक तैनाती शुरू कर दी है। ये नोवरोसिस्क बंदरगाह की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। बंदरगाह के इस हिस्से को रूस नौसैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन अब पुतिन ने पूरे बंदरगाह पर ही सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है बंदरगाह का ये हिस्सा वाणिज्यिक जहाजों के लिए है, लेकिन यहाँ भी युद्धपोत तैनात है। इसके अलावा युद्धपोतों की तैनाती के लिए नए डॉकिंग पियर का निर्माण भी किया जा रहा है। दरअसल माना जा रहा है कि ब्लैक सी में रूस की यह तैनाती कैलिनिनग्राद पर हमले की वजह बनने वाली है। दरअसल नेटो ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। अब माना जा रहा है कि पुतिन ओडेसा पोर्ट पर कब्जे के लिए ब्लैक सी से हमला कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही नेटो कैलिनिनग्राद पर कब्जे की जंग शुरू कर सकता है। लेकिन यार्ड्स की तैनाती से पुतिन ने साफ कर दिया है कि नेटो की यह कोशिश यूरोप में एटमी तबाही लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो रूस यूक्रेन युद्ध में कई हथियारों की ताकत और क्षमता का टेस्ट हो चुका है। यूक्रेन बहुत पहले से यूरोप और अमेरिका के लिए प्रयोगशाला बना हुआ है। एक बार फिर कई हथियारों की टेस्टिंग होने वाली है। हथियार बनाने वाली कई कंपनियों से यूक्रेन में नए हथियार भेजे जाएंगे, जिसकी क्षमता की जानकारी यूक्रेन की सेना देगी। इसी टेस्टिंग से रूस को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यूक्रेन उस स्थिति में है जब उसके लिए एक एक गोली बेशकीमती है। हथियारों की भारी किल्लत के बीच एक छोटा सा हथियार भी यूक्रेन के लिए हासिल करना अहम है। यूक्रेन के इसी हालात का फायदा अब कई देशों की हथियार कंपनियां उठाने वाली हैं। यूक्रेन के साथ कई देशों ने हथियार टेस्टिंग का करार किया है। यूक्रेन ने हथियार टेस्टिंग को मंजूरी दे दी है। विदेशी फर्म अब टेस्ट के लिए हथियार भेजेंगी। रूस पर नए बनाए गए हथियारों से प्रहार होगा। नए हथियार यूक्रेनी सेना को दिए जाएंगे और हथियार की ताकत के बारे में यूक्रेन की सेना ही रिपोर्ट देगी। यूक्रेन में इस तरह से हथियारों का बड़ा जखीरा आने वाला है। नेटो देशों से हथियार आ रहे हैं। अमेरिका ड्रोन के बदले हथियार देगा। कई देशों की कंपनी से हथियार आएंगे। युद्ध के
के दौरान यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से दुनिया के सामने ऐसी छवि बना ली है कि अमेरिका खुद यूक्रेनी ड्रोन खरीदने की डील करने वाला है। इन फैसलों के बाद यूक्रेन का हौसला बढ़ गया है। यूक्रेन अचानक रूस पर तेज रफ्तार से पलटवार कर रहा है। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने एक एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। रूस की स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क के इलाकों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान चला रही है। दूसरी तरफ रूस की सेना के हमले में सूमी के कई यूक्रेनी सैनिक जख्मी हो गए। रूस ने सूमी में ड्रोन से यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था। रूस एंटी टैंक मिसाइलों से हमले कर रहा है। मिसाइल से यूक्रेनी सेना के बंकर नष्ट हो रहे हैं। बंकर नष्ट होने से यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर मॉस्को को टारगेट करने की कोशिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में धमाके की आवाज सुनी गई। मॉस्को के करीब 2 बार ड्रोन हमले हुए। एक ड्रोन को हवा में नष्ट किया गया। दूसरे ड्रोन से जबरदस्त धमाका हुआ। अब अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन में हथियार आने की खबर के बाद से पुतिन बेहद गुस्से में है और नेटो को सबक सिखाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। उम्मीद यह भी है कि रूस यूक्रेन पर घातक मिसाइलों से हमले करेगा ताकि हथियार पहुंचने से पहले अधिक से अधिक तबाही हो सके। और इजराइल ने गाजा में सारी हदें पार कर दी हैं। आईडीएफ ने गाजा में मौजूद एकमात्र कैथोलिक चर्च को मिसाइल अटैक में तबाह कर दिया। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर भड़के हुए हैं। गाजा को समतल करने का इजरायली अभियान जारी है, लेकिन अब इजरायल ने गाजा में सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आईडीएफ ने गाजा में मौजूद इकलौती कैथोलिक चर्च पर मिसाइल दागकर उसे तबाह कर दिया। इजरायल ने 17 जुलाई को गाजा में कैथोलिक चर्च पर हमला किया। इजरायली मिसाइल चर्च के कंपाउंड में गिरी। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हैं। हमले से चर्च के पादरी की भी मौत हो गई। चर्च पर हमले से अमेरिका भड़का हुआ है। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर नेतन्याहू से फोन पर बात की। कैथोलिक चर्च पर हमले को नेतन्याहू ने गलती से हुआ हमला बताया है। नेतन्याहू का दावा है कि आईडीएफ या सुरक्षा काउंसिल ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया था। इसे लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की सफाई भी सामने आई, जिसमें कहा गया, गाजा में पवित्र चर्च पर इजरायल की मिसाइल गिरी। इस क्षति के लिए इजरायल को अफसोस है। हमला गलती से किया गया, इसकी जांच होगी। इजरायल भले ही इसे गलती बता रहा हो, लेकिन अब ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बीते 2 हफ्ते से चर्च के आसपास धमाके की बात सामने आई है। इधर इजरायल ने गाजा में अपना अभियान तेज कर दिया है। वो अब स्कूलों पर भी बमबारी कर रहा है। ये वीडियो बुरेज रेफ्यूजी कैंप के पास मौजूद स्कूल का है, जहां आईडीएफ ने 2 मिसाइलें गिराई। हमले के वक्त यहां कुछ बच्चे भी मौजूद थे जो जान बचाकर भागते नजर आए। गाजा से एक और तस्वीर सामने आई है। ये वीडियो गाजा शहर का बताया जा रहा है, जहां एक बच्चा इजरायली टैंक पर पत्थर फेंकता देखा। दावा है कि इस बच्चे का घर इजरायली बमबारी में तबाह हो चुका है।
दरअसल मई में इजरायल ने 75% गाजा पर कब्जे का लक्ष्य तय किया था, जिसे नेतन्याहू सीज फायर से पहले हर हालत में हासिल करना चाहते हैं।